गुड इवनिंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ा कि कितने टाइप्स के मैनेजमेंट होते हैं, कितने टाइप्स के थ्योरी। ओके, जो हमारे सिलेबस में था इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, इसके बाद अब क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। लेकिन जो पहला लास्ट क्लास में एक हल्का सा रिव्यू देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। कि इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ा कि कैसे मैनेजमेंट थ्योरी का इवोल्यूशन हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, है ना। तो तीन कैटेगरी में हमने बांटा क्लासिकल थ्योरी को, क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा कि ये वर्कर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे इनका ज़्यादा ध्यान था। नियो क्लासिकल थ्योरी में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, मतलब वर्कर को वर्कर एज अ ह्यूमन बीइंग समझा गया। मॉडर्न थ्योरी में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल का यूज किया गया। ओके, फिर कौन से क्लासिकल थ्योरी में तीन टाइप के थ्योरी होता है ये हमने पढ़ा, साइंटिफिक, ब्यूरोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, फिर नियो क्लासिकल में दो थ्योरी, जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और बिहेवियरल साइंस थ्योरी है। और तीसरा क्या था, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में तीन थ्योरी आते हैं, क्वांटिटेटिव, सिस्टमेटिक और कंटिजेंसी थ्योरी। ठीक है, इनका ईयर और नाम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा हमने कि ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि वर्कर पे, है ना। इसके और भी नाम है, एम्पिरिकल, मैनेजमेंट, प्रोसेस अप्रोच। ये सारा कुछ क्लासिकल थ्योरी के बारे में था। क्लासिकल राइटर्स कौन कौन है, टेलर, फयोल, वीबर, गुल्लिक, मूनी, रिली, है ना। इनका नाम याद रखना। ये एक ट्रेडिशनल था क्लासिकल, और इसे प्रोटोटाइप इंडस्ट्रियल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जा सकता है। इसके बेस्ड पे है, ठीक है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड थ्योरी है ये, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देयर मैनेजमेंट, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। तीन व्यू पॉइंट है, टेलर, फेल्स, रिवर्स, क्लासिकल के अंदर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा, क्लासिकल का कैरेक्टरिस्टिक कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लोज सिस्टम है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। ठीक है, लोअर लेवल एफिशिएंसी है, अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है। लिमिटेशन भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एज्यूमशन कर लिया गया, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, पैसा से, वर्कर से कुछ भी कराया जा सकता है, ये एज्यूम किया गया। और पास्ट एक्सपीरियंस से मैनेजमेंट किया जाता था। ओके, कि क्लासिकल के आज भी कौन कौन से यूज हो रहे हैं, जो क्लासिकल में जो फंक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, हेनरी फेयोल ने जो फंक्शंस दिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये आज भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स आज भी यूज हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो आज भी यूज हो रहा है। और रिवार्ड पनिशमेंट, अच्छा काम करने में रिवार्ड और बुरा काम करने में पनिशमेंट, ये आज भी यूज हो रहा है। ये सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, फिर नियो क्लासिकल थ्योरी भी देखा, उसका एडवांस वर्जन है नियो क्लासिकल थ्योरी, जो जॉर्ज अल्टन मायो इसके फादर फाउंडर कहलाएंगे। ठीक है, इसमें बिहेवियर साइंस के बारे में जोड़ा गया। जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें वर्कर के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया गया, कि वर्कर का सिचुएशन, कंडीशन के बारे में। ओके, तो नियो क्लासिकल थ्योरी में बिहेवियर साइंस को भी ऐड किया गया। ओके, जिसमें दो मेन थ्योरी आते हैं नियो क्लासिकल में, ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरल मूवमेंट। एक सोशल सिस्टम, साइकोलॉजिकल फैक्टर इस थ्योरी में देखा जाए कि वर्कर को साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई कर दिया जाए, वो इतना सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ, कंपनी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, तो मैं कंपनी के लिए करके दिखाऊंगा, है ना। तो साइकोलॉजिकली मैं वर्कर को क्या किया गया, इस थ्योरी में सेटिस्फाई किया गया कि वो खुश होकर काम करे। ओके, सोशल और लीडरशिप स्किल को डेवलप करना इस थ्योरी में था। ओके, हैंड टू हैंड इन ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा मोरल मोरल उसको क्या करेंगे, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी गो हैंड टू हैंड इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, न्यू क्लासिक में एलिमेंट्स हमने देखा। तो क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं कि इनमें से कौन सा एलिमेंट्स नियो क्लासिकल का नहीं है या है। चार ऑप्शन इनमें से कोई भी एक देगा, जो डिटेल में पिछले क्लास में किया गया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस भी था कि इसमें बहुत ज़्यादा ही वर्कर के लिए वो किया गया इम्पैक्ट, मतलब कंसंट्रेट किसमें किया गया, वर्कर एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो उनके क्लाइंट्स है, शेयर होल्डर है, ये सब जो एक्सटर्नल लोग हैं के बारे में ज़्यादा इस थ्योरी में बात नहीं कही गई, है ना।
बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय के लिए ही बात किया, ये इसके लिमिटेशन है। फिर हमने डिफरेंस भी देखा कि फंक्शन और क्या क्या डिफरेंसेस है, ये सारा कुछ हमने देखा। ओके, फिर मॉडर्न मैनेजमेंट को भी पूरा क्वांटिटेटिव सिस्टम कंटिजेंसी ये सारा कुछ पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। फिर क्वांटिटेटिव क्या होता है, फिर उसके राइटर कौन है, सिस्टम अप्रोच का क्या है, उसके राइटर और कंटिजेंसी अप्रोच और उसके राइटर, ये सारा कुछ लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब देखा जाए तो अब हमने क्या डिस्कस कर लिया, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी में हमने ये देखा था कि 3 थ्योरी होता है। ठीक है, ये क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न, ये तीनों को हमने डिस्कस कर लिया। अब क्लासिकल के अंदर 3 थ्योरी आता है, जैसे ये क्लासिकल के अंदर 3 थ्योरी आता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, अब इन थ्योरीज को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी तक क्या था, ओवरव्यू था कि साइंटिफिक के एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया, साइंटिफिक में क्या होता है, एक ओवरव्यू जैसा हमने लिया। अब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर साइंटिफिक हो जाएगा तो ब्यूरोक्रेटिक को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ये हो जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, तो क्लासिकल थ्योरी के अंदर आता है साइंटिफिक, ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, और आज का टॉपिक क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो किसने दिया, एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है। चलिए, हम्म तो ये जो थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये किसने दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया है। उसका नाम है एफ डब्ल्यू टेलर। ये बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ है, कहीं कहीं इनका पूरा नाम भी पूछा हुआ है कि पूरा नाम, मतलब ऑप्शन में पूरा नाम रहेगा, अब डब्ल्यू की जगह कुछ और लिख दिया, तो इनका पूरा नाम हमें पता होना चाहिए, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जो आगे आएगा भी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया, जो एफ डब्ल्यू टेलर थे, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दिया। क्या क्या दिया उसमें, उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स दिख रहा है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, क्या दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल इन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से काम होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, टेक्निक्स भी दिया। ठीक है, 5 या 6 टेक्निक्स भी दिया जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल दिया, टेक्निक दिया कि कैसे काम होना चाहिए, क्या है ना। फिर उसको क्रिटिसिज्म भी करेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में क्या क्या कमी था। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, कितने आप, एक मिनट ना, हम्म, 4 प्रिंसिपल्स दिया एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में, क्या किया, 4 प्रिंसिपल्स दिए और टेक्निक्स कितने दिए, 5। 5 टेक्निक बताया कि कैसे मैनेजमेंट करना है, और 4 प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, तो ये भी हमें प्रिंसिपल्स, चारों प्रिंसिपल का नाम याद रखना है, और क्या क्या टेक्निक्स उन्होंने दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट में, वो भी हमें याद रखना है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन से चालू करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाय एफ डब्ल्यू टेलर। ये क्वेश्चन मतलब बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बार बार ये सामने आ रहा है। ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर, इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, हु इम्प्लीमेंटेड द साइंटिफिक टेक्निक सच एज ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, एनालिसिस एंड कॉम्बिनेशन टू स्टडी द वर्किंग कंडीशन एंड मैनेजमेंट एट द फ्लोर लेवल। समझ में आया? तो इन्होंने क्या किया, एफ डब्ल्यू टेलर, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, वो एफ डब्ल्यू टेलर ने इम्प्लीमेंट किया। उसमें उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स यूज किया। ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक्स, क्या क्या टेक्निक्स उन्होंने यूज किया, जैसे कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन करना चालू किया कि जो काम चल रहा है ना,
उसमें और कैसे हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ऑब्जर्व किया, कमी निकाला, ठीक है, काम में लॉजिक एनालिसिस किया, उन सब का कॉम्बिनेशन से उन्होंने क्या किया, वर्किंग कंडीशन का स्टडी किया और फ्लोर लेवल पे मैनेजमेंट का स्टडी किया। क्लियर है? जो फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट्स है वहां उन्होंने ऑब्जर्व किया, लॉजिक लगाया, एनालिसिस किया, इन सब के कॉम्बिनेशन से उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक टेक्निक्स, ये सब क्या है, साइंटिफिक टेक्निक्स है, ऑब्जर्व करना, ठीक है, ऑब्जर्व करना, लॉजिक लगाना, एनालिसिस करना, उन सब के कॉम्बाइन करके उस वर्किंग कंडीशन को ठीक करना, ये साइंटिफिक टेक्निक्स कहला रहा है। ठीक है, तो ये जो वर्किंग कंडीशन और मैनेजमेंट को फ्लोर लेवल फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट में फ्लोर लेवल में इन्होंने सुधार किया। किस तरीके से? साइंटिफिक टेक्निक से। साइंटिफिक टेक्निक क्या है? मान लीजिए आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ काम को आपने ऑब्जर्व किया कि ये काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन किया, फिर लॉजिक लगाया, उसे एनालिसिस किया, फिर इन सब के कॉम्बिनेशन से उन्होंने देखा कि वर्किंग कंडीशन सही है कि नहीं, ये सारा कुछ उन्होंने देखा। ठीक है, तो ये साइंटिफिक टेक्निक्स यूज किया, कुल मिला के ये कहना है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज गिवन टू improve the productivity, efficiency and effectiveness in the organization through the application of the proposed scientific principles and techniques। ठीक है, कंसेप्ट क्या था इनका साइंटिफिक मैनेजमेंट का? जो साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्होंने दिया, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इसमें कंसेप्ट क्या था कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना। कैसे? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए, 5 टेक्निक्स दिए, इनके यूज करके, ठीक है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स उन्होंने दिया, उनका यूज करके क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, एफिशिएंसी को बढ़ाना और इफेक्टिवनेस को बढ़ाया। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट देने का कंसेप्ट यही था कि जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स उन्होंने बताए, उनका यूज करके, उनको अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ाना और इफेक्टिवनेस बढ़ाना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो साइंटिफिक टेक्निक्स भी आपको समझ में आ गया क्या होता है, ऑब्जर्व करना, लॉजिक लगाना, एनालिसिस करना, उन सबका कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स इन्होंने दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में, उसका कंसेप्ट क्या था, देने का कंसेप्ट क्या था, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना। फिर इन 1909 1909 में टेलर पब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, एक बुक, ये क्वेश्चन भी आता है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो बुक लॉन्च किया था, जो पब्लिश किया था बुक, उस बुक का नाम क्या है? तो उस बुक का नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो बुक पब्लिश किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, उस बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किस ईयर में पब्लिश किया था? 1909 में उन्होंने पब्लिश किया था। इन दिस he proposed that by optimizing and simplifying jobs productivity would increase। ठीक है, इस बुक में उन्होंने क्या लिखा कि आप जॉब को सिंप्लीफाई कर दीजिए, ऑप्टिमाइज तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से ऑप्टिमाइज कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उस बुक में उन्होंने ये सारा कुछ लिखा था कि आपको जॉब को सिंप्लीफाई करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ताकि जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ही ऑल्सो एडवांस द आइडिया दैट वर्कर्स एंड मैनेजर्स नीड टू कोऑपरेट विथ वन अनदर। ठीक है, पहले क्या होता था, वर्कर और मैनेजर, मतलब मैनेजर अपने आप में बॉस था, वो जो कह देता था वही होना था। ठीक है, तो इन्होंने एक आइडिया दिया प्रिंसिपल्स में कि सब कुछ मैनेजर ही नहीं, वर्कर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेट करके ही, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, एक दूसरे से कोऑपरेट करके। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे चलेगा, एक दूसरे से कोऑपरेट करके। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो एफ.डब्ल्यू. टेलर खुद नाम इंपॉर्टेंट है, किसने दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करके उन्होंने वर्किंग कंडीशन को स्टडी किया, है ना, फ्लोर लेवल पे। साइंटिफिक टेक्निक्स क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन करना, लॉजिक लगाना, एनालिसिस करना, इन सबके कॉम्बिनेशन को साइंटिफिक टेक्निक्स कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है,
प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना। ओके, बुक का नाम इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो इस तरीके से साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करके फ्लोर लेवल पे इम्प्रूव करना जो काम हो रहा है उसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेडरिक टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए यहाँ इसका पूरा नाम बताया गया है, इसको आप स्पेलिंग के साथ याद रख लीजिए। हो सकता है ऑप्शन में ये विंस्लो को थोड़ा बहुत इधर उधर कर दे, ठीक है, विंस्लो को विनलॉस कर दे या जो भी कर दे। तो फ्रेडरिक F.W. टेलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये कुछ एग्जाम्स में आ चुके हैं पहले भी, तो आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि F.W. का पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इनका जन्म 56 में, मृत्यु 1915। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ये फुल फॉर्म जो पूरा नाम है ये इम्पोर्टेंट है। ये कौन थे, ये भी पूछता है कि मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है। जैसे अब हम माइनिंग वाले हैं, तो हमें जो हेनरी फेयोल हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये जो हेनरी फेयोल हम पढ़ेंगे वो क्या है, माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और एक कंसल्टेंट थे, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अंडर द नेम द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन द ईयर 1911। ही ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन हैं, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के फादर कौन है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, F.W. टेलर। इनका बुक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्होंने कौन सा बुक लिखा था, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कब लिखा था, 1911 में। ओके, ये कौन थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, अमेरिका में, ठीक है, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और एक कंसल्टेंट थे, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया। किसमें, उन्होंने जो बुक लिखा द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये कौन थे, ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने कौन सा बुक लिखा, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन दैट एरा। अब ये क्यों लिखा, साइंटिफिक साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे आया, ये अब देखते हैं। क्यों आया, ये भी है ना एक सवाल है कि आखिर जरूरत क्या पड़ी, काम तो चल ही रहा था। तो इनको क्या समझ में आया कि इन्होंने ये थ्योरी दिया। चलिए एक मिनट थोड़ा वेट। सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो कंटिन्यू करते हैं ना। ओके, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा।
ओके, सॉरी कंटिन्यू करते हैं फिर, है ना। अपन कहाँ थे, यहाँ। तो ये फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में हमने पढ़ लिया अभी, इनका फुल फॉर्म क्या था, इन्होंने कौन सब एक मिनट, हाँ, ये कौन थे, इन्होंने कौन सा बुक पब्लिश किया, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे। ठीक है, तो उस समय होता क्या था, साइंटिफिक मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, कि उस समय इन दैट एरा देयर वाज अ स्कैरिसिटी ऑफ स्किल लेवल। स्कैरिसिटी क्या होता है, कमी। ठीक है, जो स्किल्ड लेबर थे उनकी बहुत ज़्यादा कमी थी इन द इंडस्ट्रीज। तो टेलर फाउंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजर फेल्ड टू यूटिलाइज द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ठीक है, उस समय में क्या होता था, जो स्किल्ड लेबर है, जिन्हें अच्छे से काम आता था, है ना, उनकी बहुत ज़्यादा कमी थी। तो क्यों कमी क्यों थी, क्योंकि उस समय क्या होता था, जो भी आता था तो बिना उनका स्किल देखे, बिना उनका क्वालिफिकेशन देखे, बस फर्स्ट कम फर्स्ट हायर बेस पे उन्हें ले लिया जाता था। ठीक है, जो आया ठीक है, आप आ जाओ, कल से इस काम में लग जाओ, लेकिन उसका स्किल नहीं देखा जाता था। ठीक है, तो उस समय क्या था, स्किल लेवल की कमी थी इंडस्ट्रीज में। तो टेलर फाउंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजर फेल्ड टू यूटिलाइज द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिवली। जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जो मैनेजर्स थे, वो क्या करते थे, ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाते थे अच्छे से। जो भी ह्यूमन रिसोर्स उनके पास अवेलेबल था, उनको इफेक्टिवली, जिस तरीके से उनका यूटिलाइज होना चाहिए, वैसा यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। एंड ऑल्सो नो कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड इन द डायरेक्शन ऑफ एनहांसिंग द लेबर एफिशिएंसी। और कोई भी एफर्ट नहीं लगाया जाता था कि लेबर के एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए, मतलब उसको स्किल्ड बनाने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं लगाया जाता था। बस उसे काम पे रख लिया गया था, किसी काम पे लगा दिया गया था, बिना किसी उसके स्किल को देखे। ठीक है, तो ये क्यों आया साइंटिफिक, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस समय स्किल लेबर की कमी थी। तो और ये देखा उन्होंने, टेलर ने ये देखा कि जो मैनेजर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेस उनके पास अवेलेबल है, जो वर्कर्स अवेलेबल है, उनका यूज़ नहीं कर पाते, उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं था लेबर के पास। तो नो, और उनका एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता था, ये टेलर ने देखा। और वो ऑब्जर्व किए उन्होंने, और क्या ऑब्जर्व किया, ड्यूरिंग हिज ऑब्जर्वेशन टेलर आइडेंटिफाइड द वेरियस फैक्टर्स लीडिंग टू लो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। सम ऑफ दीज आर फॉलोड। ठीक है, तो वो जब ऑब्जर्व कर रहे थे टेलर टेलर जब ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये पाया कि बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी लो है, और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इनएफिशिएंट है। ओके, तो ये बहुत सारा उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया कि अच्छा, ठीक, एक मिनट रुकिए। मुझे यार काम नहीं कर रहा, सॉरी, और लाइव है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो अपने ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे रीजंस है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत सारा फैक्टर्स देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने बहुत सारा वेरियस फैक्टर्स रीजंस उन्होंने देखा कि प्रोडक्टिविटी क्यों कम है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन इनएफिशिएंट है। ठीक है, उनमें से क्या क्या रीजन, जो वेरियस फैक्टर, उनमें से ये सारी चीजें हैं। पहला क्या फैक्टर उन्होंने देखा कि द लेबर ब्रॉट देयर पुअरली डिजाइंड पर्सनल टूल्स टू बी यूज्ड इन द वर्क प्लेस। पहला फैक्टर उन्होंने देखा कि जो लेबर है, वो जो टूल्स यूज कर रहे हैं वो पुअरली डिजाइंड है। ठीक है, जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, वही सारा कुछ अभी भी यूज हो रहा है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। ठीक है, जो टूल्स यूज हो रहा है वो पुअरली डिजाइंड है, ये फैक्टर है कि प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो रहा है। ठीक, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो रहा है, तो जो टूल्स थे वो पुअरली डिजाइन थे।
ओके, वर्क प्लेस में जो टूल्स थे वो पुअरली डिजाइन थे, ये एक फैक्टर देखा उन्होंने। तो आजकल क्या है, तो यहाँ उनका कहना था कि ये पुअरली डिजाइन टूल्स यूज ना करके साइंटिफिक तरीके से उस काम को किया जाए। जैसे इसका एक एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि माइनिंग में पहले क्या होता था, अंडरग्राउंड माइंस में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग अभी भी होता है, लेकिन जहाँ कंडीशन अभी अच्छे हैं वहाँ हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग हटा करके कंटिन्यूस माइनर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइंटिफिक अप्रोच हो गया जो आज भी यूज हो रहा है। तो उन्होंने ये चीज ध्यान दिया, ऑब्जर्व किया कि पुअरली डिजाइन टूल्स यूज होता था वर्क प्लेस में। दूसरा क्या था, अनऑर्गेनाइज्ड जॉब ट्रेनिंग was provided to the worker and they tended to decide the speed of the work and machines by themselves। जो किसी भी वर्कर को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता था, ठीक है, जॉब ट्रेनिंग नहीं दिया जाता था, बस आया और उसे काम पे लगा दिया कि ठीक है आज से आप ये काम करो, आज से वो काम करो, मतलब उसको स्किल्ड बनाया ही नहीं जाता था। इसलिए प्रोडक्टिविटी कम था और इनएफिशिएंसी था। ठीक है, ये वो उनका ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, क्या फैक्टर था, इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल्स स्किल सेट द वर्कर्स वर हायर्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कम फर्स्ट हायर्ड बेसिस। मतलब ना उसका क्वालिफिकेशन देखा जाता था, ना उसका स्किल देखा जाता था कि ये काम करने लायक है कि नहीं, कुछ नहीं देखा जा रहा। बस जो पहले आया उसे पहले नौकरी मिल गया। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट हायर्ड बेसिस पे नौकरी दिया जाता था, उसका स्किल को नहीं देखा जाता था कि ये हमारे किस काम के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे की पॉइंट है कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट आने का कारण है क्योंकि टेलर भाई ने ये दिमाग लगाया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पुअरली डिजाइन टूल्स यूज हो रहे हैं, जॉब ट्रेनिंग सही से नहीं दिया जा रहा है, स्किल ना देख करके फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस फर्स्ट हायर्ड बेसिस पे नौकरी दिया जा रहा है, और द मैनेजर यूज टू वर्क अलॉन्ग विथ लेबरर्स लीविंग असाइड द एसेंशियल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज। मतलब जो मैनेजर्स हैं वो लेबर से कैसे काम लेते थे, बिना प्लानिंग का, ना कोई प्लानिंग ना कोई ऑर्गेनाइजिंग था एक्टिविटीज। दिस क्रूशियल मैनेजमेंट फंक्शंस वर परफॉर्म्ड बाय अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज। ठीक है, बहुत जो क्रूशियल क्रूशियल मैनेजमेंट फंक्शंस थे वो किसके, कौन परफॉर्म करता था, अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज। यहाँ तक समझ में आया आपको, क्लियर है? क्यों साइंटिफिक मैनेजमेंट आया ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन हिज फाइंडिंग, इन्होंने ये सारा कुछ ऑब्जर्वेशन किया। टेलर ने फिर ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या किया, क्रिटिसाइज किया द इनएफेक्टिव वे ऑफ द मैनेजर टू हैंडल द वर्क सिचुएशंस एंड ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग लिबर्टी टू द एम्प्लॉयज फॉर डिसाइडिंग देयर वर्क मेथड्स एंड स्पीड बाय देमसेल्फ। ठीक है, उन्होंने ये सारा कुछ फाइंडिंग किया, जो ऑब्जर्वेशन हम पढ़े कि पुअर डिजाइन टूल यूज होता था, जॉब ट्रेनिंग नहीं दिया जाता था, स्किल के अकॉर्डिंग वर्क पे नहीं रखा जाता था, फर्स्ट कम फर्स्ट हायर्ड बेसिस पे रखा जाता था। ठीक है, जो मैनेजर जो अपने लेबर से कैसे काम कराते थे, बिना किसी प्लानिंग का, बिना किसी ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज का, बस कहीं भी किसी को भेज दिए और काम हो रहा है। ये सारा कुछ जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उस ऑब्जर्वेशन के बेस्ड में इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। क्या क्रिटिसाइज किया कि मैनेजर इनएफेक्टिव वे में काम कर रहे हैं, वर्क सिचुएशन को हैंडल इनएफेक्टिव वे में कर रहे हैं, एंड ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग लिबर्टी टू एम्प्लॉयज फॉर डिसाइडिंग देयर वर्क मेथड एंड स्पीड बाय देमसेल्फ। ठीक है, ये सारा कुछ उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अब क्रिटिसाइज करने के बाद उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल्स दिया कि ठीक है, सिर्फ कमी निकालने से तो कुछ नहीं होगा, उन्होंने बहुत सारा कमी निकाल लिया। अब कमी निकालने के बाद उसका सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। तो फिर एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या किया, चार प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, ये चार प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ये चार प्रिंसिपल जो एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया, चारों प्रिंसिपल्स के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चारों प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों प्रिंसिपल के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में ही दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, इसलिए इतना कुछ पढ़ाया गया ताकि हम यहाँ तक पहुँच सके। ओके, सिलेबस में आपका दिया है ना प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ये चार प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेलर ने दिया। अपने इतने सारे ऑब्जर्वेशन किए, जो कमी निकाला इंडस्ट्री में, उस कमी को ठीक करने के लिए उन्होंने जो बुक लिखा द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उस बुक में उन्होंने ये चार प्रिंसिपल्स दिए। ठीक, तो पहला प्रिंसिपल क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थम। साइंस नॉट रूल ऑफ थम मीन्स क्या हो गया, नॉट रूल ऑफ थम मतलब समझिए, मतलब एक थम रूल हम मान के चलते हैं, है ना।
थंब रूल मतलब जो घिसा पीटा पुराने ज़माने से काम चलते आ रहा है उसे थंब रूल है। ओके, कि पहले भी यही टूल्स छेनी हथौड़ा यूज़ होता था तो आज भी छेनी हथौड़ा यूज़ हो रहा है। ठीक है, किसी काम करने का एक तरीका पहले ज़माने से चलते आ रहा है तो आज भी उसी तरीके से काम हम कर रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है, पहला, कि आप साइंस का यूज़ करिए। ठीक है, साइंस मीन्स नया तरीका, नया टेक्नोलॉजी, नया नया तरीका, न्यू वे से काम करने का अप्रोच देखिए। ठीक है, अब पुराने तरीके से आप हथौड़ी छेनी से काम कर रहे हैं तो आप नया तरीका, न्यू वे खोजिए, न्यू टेक्नोलॉजी खोजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है कि आप जो काम कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि पुराना घिसा पिटा जो सदियों से चला आ रहा है उसी तरीके से आप करें। आप नए तरीके से काम करिए, न्यू वे, न्यू टेक्नोलॉजी से काम करें। ठीक है, तो ऐसा देखिए, रूल ऑफ थंब क्या है, पहले हम जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं हो सकता है वो टूल्स उतना इफेक्टिव ना हो, तो आप नया टूल्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप किसी एक मेथड से काम कर रहे हो। ओके, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा थिन सीम है, माइनिंग के वे से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा थिन सीम है, लेकिन अब हम शुरू से क्या कर रहे हैं, बोर्ड एंड पिलर यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन थिन सीम है और वहाँ कंडीशन इतने अच्छा है कि आप लॉन्ग वॉल माइनिंग कर सकते हो, तो न्यू टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो पहला प्रिंसिपल यही करता है कि आप साइंस मीन्स न्यू वे, न्यू टेक्नोलॉजी से काम करें, ना कि नॉट रूल ऑफ थंब से। जो रूल ऑफ थंब चले आ रहा है, घिसा पीटा पुराना परंपरा है ना, जो परंपरा प्रतिष्ठा जो चले आ रहा है उसको तोड़ करके नए तरीके से काम करना ही पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, हार्मनी एंड डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब क्या कहलाएगा, शांति से। ओके, हार्मोनी मतलब क्या हो गया आपका, शांति व्यवस्था से काम हो, कोई डिस्प्यूट ना हो। डिस्कॉर्ड मतलब क्या, कोई डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज बताया उन्होंने कि हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, डिस्प्यूट से काम ना हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जितना शांति व्यवस्था से चलेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो दूसरा भी हो गया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड को आप इस तरीके से लिख सकते हो, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए, अब तीसरा पॉइंट कहता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम करना है, ये नहीं कि इंडिविजुअली, मतलब किसी का एक काम है, मेरा काम बनता और भाड़ में जाए जनता, है ना, एक कहावत है ना, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ अपना काम देखना है, पूरा ग्रुप में काम करना है। ठीक है, एक टीम वर्क ही आपको क्या करेगी, एक सक्सेस में, अगर टीम वर्क होगा तभी आप ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस दिला सकते हो। जैसे अब यहाँ टीम वर्क कैसे बोल सकते हो, आपका अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे माइनिंग है, उसमें माइनिंग वाले निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर क्या है, दूसरा क्या है, ईएनडीएम वाले हैं। तो आप अगर टीम वर्क नहीं करेंगे, ईएनडीएम वालों को डोजर का जरूरत पड़ेगा, क्रेन का जरूरत पड़ेगा, आप उन्हें जब प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो आपका गोल अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तीसरा उन्होंने बोला कि एक दूसरे से कॉपरेट करके काम करना पड़ेगा, ना कि इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर टीम का, किसी एक ग्रुप का काम हो गया और वो दूसरे ग्रुप को कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा है ना, या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका, उसको जो टास्क दिया गया वो कंप्लीट कर लिया है ना, लेकिन वो अगर किसी का थोड़ा सा हेल्प कर देगा दूसरे का तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ये वो ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे जो टास्क दिया गया था उसने तो वो कंप्लीट कर लिया, है ना। तो यहाँ इन्होंने तीसरा प्रिंसिपल ये दिया कि जब काम होगा तो आप टीम वर्क से ही, कोऑपरेट करके एक दूसरे से ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हो। तीसरा प्रिंसिपल क्लियर हुआ। चौथा प्रिंसिपल ये कहता है डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, तीसरा प्रिंसिपल, चौथा प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक पर्सन का डेवलपमेंट करना, मतलब उसको स्किल्ड बनाना, उसको ट्रेनिंग देना। ठीक है, हर एक पर ट्रेनिंग दे करके ही आप किसी के एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसको ट्रेनिंग देना, उसको स्किल्ड बनाना, ये चौथा पॉइंट उन्होंने कहा। तो उन्होंने इतना जो कमी निकाला, फिर उन कमी को निकालने के बाद उन्होंने ये सारा कुछ चार प्रिंसिपल दिया। चारों प्रिंसिपल समझ में आ गया। पहला प्रिंसिपल है कि जो पुराना
चला आ रहा है परंपरा, उसको तोड़ करके न्यू वे न्यू टेक्नोलॉजी से काम करिए, शांति व्यवस्था बना करके काम कीजिए, डिस्प्यूट ना हो। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि कॉपरेट करके काम करे, टीम वर्क से ही सक्सेस मिलेगा, इंडिविजुअलिज्म से काम नहीं चलेगा। और चौथा उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग दे करके हर एक पर्सन को डेवलपमेंट करना, ठीक है, उसके ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी तक, ठीक है। तो ये 4 प्रिंसिपल्स एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि 4 ऑप्शन आपको दे देगा, इसमें से बोलेगा कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, या तो बोल देगा इनमें से कौन कौन सा एफ डब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इनमें से कौन सा है ना। तो 4 ऑप्शन में से इनमें से एक ऑप्शन रहेगा। हो सकता है इसको घुमा के कुछ पूछ दे। आप ये वर्ड को तो समझ में आ रहा है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसको कुछ घुमा करके पूछ दिया तो कंफ्यूज, जरूरी नहीं है यही वर्डिंग रहेगा आपके ऑप्शन में। अब वहां कुछ घुमा करके पूछ दिया तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो बस अपने को क्या करना है, फंडा समझना है कि हाँ ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, ताकि थोड़ा सा भी वहां घुमा करके पूछा, हो सकता है ये जो 3-4 वर्ड में मैंने लिखा है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दे, तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये 4 फंडा जो मैंने बताया है उसको दिमाग में रखना है, वहां फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये 4 प्रिंसिपल्स आपके एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया। उसके बाद 5 टेक्निक्स भी दिया, ठीक है। प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब हम टेक्निक्स देखते हैं। ओके, जब हम स्टार्ट किए थे तो उसी समय हमने बताया था कि एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या क्या किया है। एफ डब्ल्यू टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए और 5 टेक्निक्स दिया, अपना जो बुक लिखा द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट उसने, ठीक है। तो 4 प्रिंसिपल हमने अभी देख लिया, अब 5 टेक्निक्स अपन पढ़ते हैं। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखोगे तो 5 टेक्निक्स इन्होंने दिया। पहला टेक्निक था फंक्शनल फोरमैनशिप। ओके, अब ये क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, इनमें से कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, या कौन सा नहीं है, 3 ऑप्शन इसमें से हो सकता है, एक ऑप्शन कुछ और दे देगा, ठीक है। तो पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप, नाम याद रखना है। दूसरा टेक्निक क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है, ये भी नाम आपको याद रखना है। वर्क स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, वर्क स्टडी किसका टेक्निक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। और क्या है, चौथा क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज वर्क, ठीक है, ये दूसरा हो गया। ये तीसरा हो गया वर्क स्टडी, चौथा हो गया डिफरेंशियल पीस वेज वर्क, इसको सब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, और पांचवा क्या है आपका, मेंटल रिवॉल्यूशन। ये 5 टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट का इसने दिया, एफ डब्ल्यू टेलर ने। ये पांचों नाम आपको याद रखना है। वर्क स्टडी इजी है, याद रहता है ना। बाकी ये 3-4 है, उसका भी नाम याद रखना है। फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, और पांचवा है मेंटल रिवॉल्यूशन, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। वर्क स्टडी के अंदर भी 4, वर्क स्टडी के अंदर क्या आता है, 4 और पॉइंट आते हैं, ठीक है, वो तो अलग अलग है। फिर वर्क स्टडी जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर 4 और आएगा। पहला है फटीग स्टडी, ठीक है। फटीग, फटीग माने थकान, कि वर्कर को कितना थकान हो रहा है उस काम में, उसका स्टडी करना। दूसरा है मेथड स्टडी, ठीक है, मेथड ऑफ वर्क को स्टडी करना। टाइम स्टडी, की किसी पर्टिकुलर टास्क को करने में कितना टाइम लग रहा है, एक टाइम स्टडी हो जाएगा। और चौथा क्या है, मोशन स्टडी, स्पीड, किसी काम को करने में कितना, किस स्पीड से वो काम हो रहा है, ठीक है। तो इसे भी हमें याद रखना है। वर्क स्टडी के अंदर 4 स्टडी आता है, फटीग, मेथड, टाइम, मोशन। क्लियर है। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 5, फंक्शनल,
स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, मेंटल रिवोल्यूशन। वर्क स्टडी के अंदर 4, फटीग, मेथड, टाइम, मोशन। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में कैसे पढ़ेंगे? पहला हम पढ़ेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बाद वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। ठीक है, तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। चलिए यहाँ लिखना शायद छूट गया, ये क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर ये आता है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में ये कहा गया कि जो फैक्ट्री के मैनेजर्स हैं उसको 2 पार्ट में बांट दिया जाए। कुछ क्या करेंगे? वो प्लानिंग इंचार्ज रहेंगे, है ना, और बाकी क्या रहेंगे? प्रोडक्शन इंचार्ज। जो टॉप लेवल के हैं वो क्या है? प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज 2 पार्ट में बांट दिया गया। ओके, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज 2 पार्ट में। ये अपन पढ़ रहे हैं अभी फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, क्लियर रखना कि टेक्निक्स जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के 5, उसमें पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़ रहे हैं, उसमें ये कहा गया कि फैक्ट्री मैनेजर को 2 पार्ट में बांट दीजिए, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन इंचार्ज। तो प्लानिंग इंचार्ज का क्या काम रहेगा? प्लान करना। और प्रोडक्शन इंचार्ज मतलब उसको एग्जीक्यूट करना। ये क्या करते हैं? काम करते हैं, डूइंग। ठीक है, डूइंग इंचार्ज बोल सकते हैं, जो काम करते हैं। ठीक है, और प्लान करने वाले प्लानिंग इंचार्ज। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क, दूसरा रूट क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, चौथा डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन इंचार्ज में आता है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, एक ओवरव्यू जैसा मिल गया कि फैक्ट्री मैनेजर को दो दो पार्ट में हमने बांट दिया। एक प्रोडक्शन प्लानिंग इंचार्ज बताया जो प्लान करेंगे, और एक प्रोडक्शन इंचार्ज बताया जो वहाँ काम करेंगे। ठीक है, तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इंस्ट्रक्शन इंचार्ज क्लर्क क्या होता है, प्लानिंग इंचार्ज क्या होता है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। समझ में आ रहा है? ओवर तो नहीं हो जा रहा? चलिए इसको कंप्लीट करेंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअल ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये फंक्शन दिए हैं F.W. टेलर ने। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो प्लानिंग इंचार्ज, जो हमने ये प्लानिंग इंचार्ज देखा वो क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। प्लानिंग इंचार्ज, प्लानिंग इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, प्लानिंग इंचार्ज क्या करता है? पॉलिसी बनाता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, एक तरीके से प्लान बनाता है कि कैसे काम होगा, एंड प्रोसीजर बताता है कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज। ठीक है, जो एक्टिविटीज होने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरीके से काम होगा आगे, ये सारा कुछ प्लानिंग इंचार्ज बताता है। क्लियर है? नाम से ही पता चल रहा है जो प्लान बनाता हो। तो प्लानिंग इंचार्ज क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? पॉलिसीज बनाने के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, प्रोसीजर्स ऑफ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए। टू सिंप्लीफाई द वर्क फॉलोइंग 4 क्लर्क्स आर अपॉइंटेड अंडर द प्लानिंग इंचार्ज। अब देखिए प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में 4, 1 2 3 4, 4 क्लर्क दिए गए। ठीक है, कौन कौन से क्लर्क दिए गए? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, तो प्लानिंग इंचार्ज समझ में आ गया, जो पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं और आपके ऑपरेशनल एक्टिविटीज के प्रोसीजर बताते हैं। एक मिनट सर रुकिएगा। हेलो, हाँ, कल का ड्यूटी चेंज। सॉरी, है ना, कंटिन्यू करते हैं। आ गया।
तो प्लानिंग इंचार्ज आपको समझ में आ गया है ना। प्लानिंग इंचार्ज हो गया जिसमें ये जो पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रेटेजी, प्रोसीजर ऑफ ऑपरेशन। अब इसके अंदर 4 क्लर्क दिया गया है। पहला क्लर्क है इंस्ट्रक्शन। नाम से क्या पता चल रहा है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क जो क्या करता है, द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क विल डिटरमाइन एंड डायरेक्ट हाउ द वर्क हैज टू परफॉर्म। जो इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे ये काम होगा। मान लीजिए कहीं से आपको, मान लीजिए बेल्ट कन्वेयर बिछाना है, ठीक है, तो इन्होंने प्लानिंग कर लिया। प्लानिंग इंचार्ज ने क्या किया, एक पॉलिसी बना दिया, कितना लंबा बेल्ट कन्वेयर रहेगा, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, है ना। उन्होंने पूरा प्रोसीजर बता दिया कि कैसे होगा। पहले फाउंडेशन बिछाएंगे बेल्ट का, उसके बाद उसके ऊपर बेल्ट बिछाएंगे, इडलर्स लगाएंगे, ये सारा उन्होंने प्रोसीजर बता दिया, स्ट्रेटेजी बता दिया। किसने, प्लानिंग इंचार्ज ने। फिर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो रहेगा वो अपने वर्कर्स को समझाएगा कि हाउ द वर्क हैज टू बी परफॉर्म्ड। ये तो बहुत टॉप लेवल के हो गए, प्लानिंग जो किया जिन्होंने, वो सारे वर्कर को जा जाके तो नहीं बताएगा। तो जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क रहेगा वो क्या करेगा, जाके इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क डिटरमाइन करेगा और डायरेक्शन देगा वर्कर्स को कि कैसे काम होगा। क्लियर है, हाउ द वर्क हैज टू बी परफॉर्म्ड। और दूसरा क्या है, रूट क्लर्क। Root clerk will decide what all is to be done and the steps which are to be taken to perform a particular task। ठीक है, तो रूट क्लर्क क्या डिसाइड करेगा कि क्या क्या हमें काम करना है और स्टेप्स, पहले क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे, है ना। कोई एक पर्टिकुलर टास्क जो हम परफॉर्म करने वाले हैं उसमें स्टेप्स बताएगा रूट क्लर्क। तो रूट क्लर्क क्या कर रहा है कि क्या क्या हमें काम करना है वो सारा कुछ डिसाइड करेगा। ओके, डिसाइड करेगा कि क्या क्या काम हमें करना है। ठीक, तो ये रूट क्लर्क हो गया। तीसरा हो गया टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, द पर्सन हु डिटरमाइंस द टाइम लिमिट। अब ऐसा नहीं कि कुछ, मान लीजिए बेल्ट कन्वेयर ही बिछाना है, तो ऐसा नहीं कि आप 2-3 साल लगा दिए। तो ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आपको बताएगा कि 1 साल के अंदर आपको ये काम करना है और इतने खर्चे में ही करना है। ठीक है, 10 लाख, इससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, मतलब एक लिमिट बता दिया। ओके, तो टाइम एंड कॉस्ट पर क्या करेगा, डिटरमाइंस करेगा द टाइम लिमिट इन विच द वर्क इज टू बी कम्प्लीटेड। ठीक है, एक टाइम लिमिट देगा कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपको ये काम कंप्लीट करना है। और कॉस्ट भी करेगा, कॉस्ट भी बताएगा कि कितना कॉस्ट, हर एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना कॉस्ट लगेगा। नाम से ही पता चल रहा है, टाइम एंड कॉस्ट। क्लियर है। और चौथा है डिसिप्लिनेरियन। अ डिसिप्लिनेरियन इज अ क्लर्क हु इंश्योर डिसिप्लिन, फॉलोज रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो डिसिप्लिनेरियन रहेगा वो क्या करेगा, वो इंश्योर करेगा कि डिसिप्लिन में काम हो रहा है कि नहीं, रूल्स सारे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, है ना। और ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारा कुछ डिसिप्लिनेरियन करेगा। क्लियर है। ये प्लानिंग इंचार्ज के अंदर जो 4 आ रहे हैं, ये चारों हमने डिस्कस किया। एक बार और बताते हैं, इनका काम है प्लानिंग इंचार्ज का पॉलिसीज बनाना, स्ट्रेटजीज बनाना, ओके, प्रोसीजर बताना, फिर उसको जो इंस्ट्रक्शन देगा कि भैया काम कैसे करना है, ये सारा कुछ इंस्ट्रक्शन कलर करेगा। ठीक है, क्या क्या काम करना है रूट कलर करेगा, कितने समय में कितने खर्चे में करना है टाइम कॉस्ट कलर करेगा। और डिसिप्लिन देखेगा कि सारा रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं, जो प्रोसीजर बताया गया है उस प्रोसीजर में काम हो रहा है कि नहीं। ये आपका आ गया प्लानिंग इंचार्ज। अब इसके बाद क्या आता है, प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज नीड्स टू टेक केयर ऑफ ऑल द ऑपरेशनल, अब ये करेंगे, काम करेंगे, ठीक है, ऑपरेशनल एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज। द 4 क्लर्क्स असाइंड अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज एज फॉलोज। प्रोडक्शन इंचार्ज क्या करेगा, सारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज अपने देख रेख में कराएगा। ठीक है, अपने देख रेख में ये सारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो हो रहा है वो सारा कुछ आपका कौन टेक केयर करेगा, प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन आ गए, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर आ गया स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ठीक है, स्पीड बॉस की बात किया जाए तो द स्पीड बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द वर्क डन ऑन टाइम। अब आपको 1 साल का समय दिया गया है तो ये रिस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है, इसने तो बताया, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने बताया कि 1 साल में आपको करना है। ठीक है, लेकिन ये स्पीड बॉस का क्या काम हो गया कि वो रिस्पॉन्सिबल हो गया कि काम कैसे 1 साल के अंदर अंदर होगा। ठीक है, वो हमेशा उसमें लगा रहेगा कि भैया हमारे पास 1 साल का टारगेट है, हमें टाइम में काम करके देना है।
समझ में आएगा, स्पीड बॉस। दूसरा बॉस क्या है, गैंग बॉस। द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट टूल्स एंड एसेसरीज इज अ गैंग बॉस। अब आपको काम पे तो लगा दिया गया, लेकिन आप बीच बीच में आपके पास मशीन ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ओके, उसका रिपेयर करना, और मान लो मशीन की कमी है, टूल्स की कमी है, उसको प्रोवाइड कराना, ये सारा कुछ किसका काम रहेगा, गैंग बॉस का काम रहेगा। ठीक है, तो पर्सन हु लुक्स आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट टूल्स एंड एसेसरीज इज अ गैंग बॉस। ठीक है। तीसरा है रिपेयर बॉस। द रिपेयर बॉस हैज टू टेक केयर ऑफ द रिपेयर्स, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग ऑफ द टूल्स एंड मशीनरीज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, गैंग बॉस का क्या काम है, जितने भी इक्विपमेंट टूल्स और एसेसरीज हैं उनको अवेलेबल कराना। लेकिन अब उसने अवेलेबल करा दिया, लेकिन तो फिर वो क्या होगा, बीच बीच में ब्रेक डाउन भी होगा, मेंटेनेंस मांगेगा। तो रिपेयर बॉस का काम है कि जितने भी उनके पास एसेसरीज, मशीनरीज, टूल्स हैं, उनका रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना। ठीक है, ये रिपेयर बॉक्स का काम हो गया। अब लास्ट में क्या हो गया, इंस्पेक्टर। The inspector is responsible for ensuring that all activities are carried out in a planned manner. He or she also checks whether the quality of the product is up to the mark or not. ठीक है, इंस्पेक्टर का क्या काम रहेगा, वो इंश्योर करेगा कि जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं, जो हमने प्लान किया था, है ना, प्लानिंग इंचार्ज ने जो पॉलिसीज बनाया, स्ट्रेटजीज बनाया, प्रोसीजर बताया, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, ये भी इंस्पेक्टर का काम है। और क्वालिटी आपका मेंटेन है कि नहीं, ओके, क्वालिटी भी देखने का काम किसका रहेगा, इंस्पेक्टर का रहेगा। तो ये पहला टेक्निक था। क्या टेक्निक था, फंक्शनल फोरमैनशिप। इसके अंदर आया फैक्ट्री मैनेजर को दो पार्ट में हमने बांटा, प्रोडक्शन इंचार्ज, प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट, डिसिप्लिनरियन। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ठीक है, ये सारा कुछ हमने अभी देख लिया किसका क्या काम है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो डीजीएमएस में भी पूछ सकता है। उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, कि प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर कौन कौन सा आता है, स्पीड बॉस का क्या काम है, प्रोडक्शन इंचार्ज का क्या काम है, प्लानिंग इंचार्ज का क्या काम है ना, रूट क्लर्क का क्या काम है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका कुछ भी फ्रेम हो सकता है, जो बहुत से एमबीए के एग्जाम में पूछा है, तो आपसे भी पूछ सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, तो ये आपको एक बार और जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको देख करके आप इसको एक बार और नोट्स वगैरह अच्छे से बना सकते हो। एक मिनट थोड़ा वेट करेंगे, पानी पी। चलिए, तो ये पहला टेक्निक कंप्लीट हुआ। अब दूसरा टेक्निक, एक मिनट पहले आपका मैसेज देखना, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, नहीं तो इसको कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बचा क्या है, स्टैंडर्ड 18 12 6 स्लाइड है। ठीक है, कंप्लीट ही कर देते हैं आज ही एक ही लेक्चर में, फिर अधूरा रह जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हमको समझ में आ गया कि यहाँ से ना पहला पार्ट, पहला टेक्निक्स हमने देख लिया, फंक्शनल फोरमैनशिप को। अब इसके बाद देखेंगे हम दूसरा टेक्निक, जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये जो दूसरा टेक्निक है, इसमें टेलर ने सजेस्ट किया देयर शुड बी अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड फॉर एवरीथिंग, है ना, कि हर एक काम के लिए एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए। therefore the product, raw material, process, machinery and working condition, हर चीज के लिए कि हमें प्रोडक्ट कैसा मिलना चाहिए, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स होना चाहिए कि
इस क्वालिटी का हम प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड हमने बना दिया। ठीक है, तो ये फिक्स स्टैंडर्ड जो है ये आपका कीवर्ड है ना, कि हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाए, रॉ मटेरियल का एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाए। प्रोसेस जो है, जैसे हमारा सीएमआर है, सीएमआर में क्या किया गया है, हर एक चीज का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है कि जो इतने से ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ एयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीथेन का परसेंटेज इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिटर्न एयर में, जनरल बॉडी पार्ट में 1.25%, रिटर्न एयर में 0.75%। ये क्या हो रहा है, एक तरीके का स्टैंडर्ड फिक्स हो रहा है ना। तो प्रोसेस में भी क्या हो गया, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया कि जब आप गैलरी बनाओगे तो हाइट क्या होना चाहिए, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो टेलर ने ये सजेस्ट किया कि आप हर एक चीज के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। ठीक है, मशीनरी का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि एर्गोनॉमिक, मतलब मशीनरी का आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दोगे कि जो भी मैं मशीन खरीदूंगा वो एर्गोनॉमिकली डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, उसमें एसी होना चाहिए, उसमें बैक कैमरा होना चाहिए, है ना, जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड चीजें हैं वो सारा कुछ होना चाहिए। तो हर एक चीज का स्टैंडर्ड फिक्स करना, ये बताया। और वर्किंग कंडीशन जो मैंने बता रहा था अभी, कि हाइट ऑफ गैलरी 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, विड्थ ऑफ गैलरी इतना होना चाहिए, और बेल्ट कन्वेयर के बगल में जो चलने का रास्ता है वो 1 मीटर का कन्वेयर के बगल होना चाहिए, मतलब जो भी है। लेकिन जो हमारा वर्किंग कंडीशन का फिक्स कहाँ से हो रहा है, सीएमआर से हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ बोला गया है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा मैं सीएमआर का। बाकी उन्होंने हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला कि एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए आपको स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा। चाहे आप प्रोडक्ट जो बना रहे हो उसके लिए, रॉ मटेरियल ले रहे हो उसके लिए, आप क्या प्रोसेस यूज कर रहे हो, क्या मशीनरी यूज कर रहे हो, कैसा वर्किंग कंडीशन है, स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। इसीलिए इसका नाम पड़ा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो स्टैंडर्ड आपने फिक्स कर दिया, दिस इज टू सेव टाइम। इसके लिए ये क्यों किया गया, ताकि आपका समय बचे। ये नहीं कि आज ये स्टैंडर्ड आपने यूज किया, कल ये स्टैंडर्ड, कल उधर, परसों इधर। तो एक स्टैंडर्ड जब फिक्स हो जाएगा तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आपका टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा। एंड ब्रिंग इन स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एक स्पेशलाइजेशन आएगा कि एक स्टैंडर्ड में काम करने का आपको पता है कि मुझे कहाँ तक काम करना है, किस हद तक काम करना है, तो वो स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि हर एक चीज, एवरीथिंग, हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड फिक्स करना टेलर ने सजेशन दिया। और क्या बोला, ऑल्सो द टास्क एंड प्रोडक्ट लाइन शुड बी सिंप्लीफाइड। और दूसरा लाइन क्या है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया और दूसरा क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। हर एक टास्क को, प्रोडक्ट को, टास्क को क्या किया, सिंप्लीफाई किया, enough to save the extended cost of tools, machines, and labor by eliminating the unproductive task and narrowing the product range। ये लाइन आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहीं भी देखने मिला तो समझ जाओ ये किसके बारे में बात कर रहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या किया जा रहा है, जो भी काम घिसा पीटा पहले से चलता आ रहा है तो उसमें जो अनप्रोडक्टिव चीजें हैं उसे एलिमिनेट किया जाता है ना। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट रेंज को नैरो किया जाता है। मतलब अब कुछ चीजें ऐसी है जो क्या कर रहा है, टाइम को बढ़ा रहा है ना, कॉस्ट को बढ़ा रहा है, तो वो अनप्रोडक्टिव चीजें हैं, है ना, उसको हटाने से आपके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसे एलिमिनेट करना, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन फंडा है। ठीक है, तो सिंपली आप सिंपल कैसे कर सकते हो काम को, जो अनप्रोडक्टिव चीजें हैं जिससे आपके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे एलिमिनेट कर दिया जाए। समझ में आ गया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि हर एक चीज के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दो और टास्क को सिंप्लीफाई कर दो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, अनप्रोडक्टिव चीजों को एलिमिनेट करके। क्लियर है, ये हो गया आपका तीसरा, सॉरी, ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वर्क स्टडी। ठीक है, तीसरा क्या है, वर्क स्टडी के टेक्निक्स पढ़ रहे हैं हम, है ना, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में एफ डब्ल्यू टेलर ने टेक्निक्स दिया है वो हम पढ़ रहे हैं। चलिए, वर्क स्टडी में क्या बोल रहा है टेलर ने, ऑन एग्जामिनिंग
एंड एनालाइजिंग द वर्किंग एट द ऑपरेशनल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टेलर ने क्या किया, एनालाइज किया, एग्जामिन किया और क्या डेवलप किया, एक सिस्टमेटिक कोर्स ऑफ एक्शन रिजॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाय लेबरर्स एंड वर्कर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर accomplishing द गिवन टास्क एंड ड्यूटीज। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पूरा स्टडी वगैरह किया, एग्जामिन किया और ये देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है लेबर को। ठीक है, लेबर क्या क्या फेस कर रहे हैं, वर्कर और लेबर क्या क्या फेस कर रहे हैं। अंडर द टेक्निक ऑफ वर्क स्टडी, जो वर्क स्टडी का टेक्निक है, देर आर फॉलोइंग फोर सिग्निफिकेंट कंसर्न्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो वर्क स्टडी के अंदर क्या है, चार चीजें बताई गई है, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। क्लियर है, अब इन चारों को हम डिस्कस करेंगे। तो वर्क स्टडी नाम से ही पता चल रहा है कि उन्होंने एनालाइज किया, एग्जामिन किया वर्किंग वर्क को, है ना, काम का स्टडी करना। ठीक है, जो काम हो रहा है उसके स्टडी को क्या कहते हैं, वर्क स्टडी। तो जो भी वर्किंग था उसको उन्होंने क्या किया, एग्जामिन किया और एनालाइज किया ऑपरेशनल लेवल में। ठीक है, और एक एक्शन तैयार किया और एक प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए एक एक्शन तैयार किया जो कि लेबर और वर्कर फेस करते थे। ठीक है, तो वर्क स्टडी के अंदर चार चीजें आती है, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। मेन कंपोनेंट जो वर्क स्टडी के हैं, जो वर्क स्टडी का मेन कंपोनेंट चार है, ये भी क्वेश्चन में आता है कि वर्क स्टडी के कौन कौन से कंपोनेंट है। तो ये चार, फैटिग, मेथड, टाइम और मोशन। ठीक है, तो फटीग नाम से ही पता चल रहा है, थकान। ठीक है, क्या नाम से पता चल रहा है, इसमें ये देखते थे कि क्या स्टडी करते थे हम फटीग स्टडी में, कि वर्कर जो काम कर रहा है कितने थकाने वाला है। जैसे आप अंडरग्राउंड की बात करो तो वहां आना जाना ही बहुत ही बवाल था। ठीक है, लोग 4-4 किलोमीटर पैदल अंदर जाते थे। तो क्या किया डीजीएमएस ने, ये मान लीजिए एक स्टडी किया होगा, तो डीजीएमएस ने क्या रूल नया लाया कि 1 किलोमीटर से ज्यादा अगर आपका चलने का है इनटेक, जो आप अंदर जाते हो माइंस के अंदर, तो 1 किलोमीटर से ज्यादा चलोगे तो उस जगह पे आपको मैन राइडिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। या तो आर्डुअस हो, आर्डुअस में थकाने वाला, बहुत ज्यादा स्टीप है ना, बहुत ज्यादा स्टीप रहेगा जो हमारा जहाँ से हम अंदर घुसते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंक्लाइन, है ना। जो आपका इंक्लाइन है बहुत ज्यादा स्टीप है, तो उससे क्या होगा, आपका 1 किलोमीटर अगर नहीं भी है तो वो आर्डुअस है, मतलब थका देगा। तो उस जगह पे आपको मैन राइडिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो फटीग स्टडी में यही स्टडी किया गया कि जो काम कर रहा है वर्कर वो कितना थका सकता है उसको। ठीक है, दूसरा स्टडी है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में किस मेथड से काम हो रहा है, उसमें क्या आप साइंस लगा सकते हैं, है ना। तो मेथड, सही मेथड से आपका काम हो रहा है कि नहीं, है ना। उस जगह पे मान लीजिए ओपन कास्ट की बात किया जाए तो कोई एक ऐसा सीन मिला जहाँ पे लोडर लगाने से बहुत आसानी से आपका कोयला उठ जाएगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वहाँ रोप शॉवेल लगा दे रहे हैं। अब रोप शॉवेल लगा रहे हैं तो उसके शिफ्टिंग में, उसके मार्चिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है ना, उसके मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता है रोप शॉवेल। तो उस जगह पे मेथड स्टडी हम करके सही मेथड से काम कर सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टडी नाम से ही समझ में आ रहा है कि समय का स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से कम समय लगेगा हमारे काम करने में। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, कोयला आप यहाँ से फेस से निकाल रहे हो, ये फेस है। अब यहाँ से डंपर से आप ले जा करके ये 10 किलोमीटर दूर ले जा करके क्या किया आपने, डंप किया। तो 10 किलोमीटर आने जाने में डंपर को बहुत समय लगेगा। तो इसलिए आपने टाइम स्टडी किया और एक नया यहाँ साइंस आपने क्या लाया, साइंटिफिक मैनेजमेंट आपने क्या किया कि यहाँ 2 किलोमीटर के अंदर में ही आप एक इनपिट क्रशर बिछा करके बेल्ट कन्वेयर से डायरेक्ट कोयला को आप रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के साइलो की मदद से रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में भेज सकते हो। तो ये आपने टाइम स्टडी करके क्या किया, टाइम बचाया। ठीक है, टाइम स्टडी ये हो गया। और मोशन स्टडी बोलते हैं गति को। ठीक है, कि किस गति से काम हो रहा है। अब जैसे कोई एक टास्क आपको दे दिया गया कि बेल्ट कन्वेयर ही बिछाना है,
अब बेल्ट कन्वेयर बिछ रहा है, एक टाइम लिमिट सेट किया। मोशन स्टडी से क्या होता है, एक लिमिट सेट हो जाता है कि इतने समय में ही हमें काम करना ही है। ठीक है, तो मोशन स्टडी आप इसलिए करते हो कि जो काम हो रहा है वो किस गति से काम हो रहा है, इसलिए मोशन स्टडी किया जाता है। चारों स्टडी आप समझ गए, फटीग, मेथड, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। ठीक है, दिस स्टडी आर कोर टूल्स इन द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट हैज ब्रीफ ऑन इच। फैटिग स्टडी डिटरमाइंस द causes and effect of workers fatigue to design appropriate rest intervals and work condition। फटीग स्टडी में क्या किया जाता है, वर्कर किस कारण से थक रहे हैं उसका स्टडी किया जाता है, और रेस्ट इंटरवल को डिजाइन किया जाता है कि कितने समय के बाद वर्कर को रेस्ट दिया जाएगा, है ना। उसका वर्किंग कंडीशन मान लीजिए बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा वहाँ ह्यूमिडिटी है, वर्किंग कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, ये फटीग स्टडी के अंदर आता है। मेथड स्टडी फोकस ऑन द फाइंडिंग ऑफ बेस्ट वे टू परफॉर्म अ जॉब, जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया है ना, कि जहाँ पेलोडर लग सकता है वहां हम रोप शॉवेल क्यों लगाएंगे। ओके, टाइम स्टडी मेजर द टाइम टेकन फॉर ईच टास्क टू बी सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, है ना, कि टाइम स्टडी इसलिए किया जाता है ताकि समय पे काम हो, है ना। अब मोशन स्टडी एनालाइजेस बॉडी मूवमेंट टू एलिमिनेट अननेसेसरी मोशंस एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, मोशन स्टडी इसलिए, एक मिनट छोड़ो बेटा।